स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको भारत में पत्तनों की स्थिति, बंदरगाह, पोर्ट, सी पोर्ट की स्थिति और भारत में कौन कौन से बंदरगाह किस किस भारत में साइड में पाए जाते हैं। कुछ बंदरगाह पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं और कुछ पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे ज़रूरी बंदरगाह होते हैं, क्योंकि इन्हीं से सामान निर्यात होता है और इन्हीं से सामान आयात होता है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट और आयात मतलब इंपोर्ट। और इस मामले में भारत के तीन तरफ पानी पाया जाता है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर और इधर आपका अरब सागर। तो तीन तरफ पानी पाए जाने के कारण भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात आसानी से हो सकता है, क्योंकि जल मार्गों द्वारा सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना भी होता है ज्यादातर जल मार्गों से होता है, पानी के थ्रू होता है और ये सस्ता भी पड़ता है। और भारत के अंदर बहुत लंबी समुद्री तट रेखा है। आप ये देखिए, इधर नीले कलर का समुद्र दिखाया जा रहा है, ये पानी पानी है। यहां से लगाकर लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, यहां से लगाकर यहां से लग के। तो इनसे पानी का जहाज दूसरे देशों को जाता है और सामान को, बहुत सारा सामान लेके जाता है, एक्सपोर्ट करता है और बहुत सारा सामान देशों के अंदर आता है, वो भी इन्हीं सी रूट के थ्रू, जल मार्गों द्वारा देश के अंदर आता है। तो भारत में पत्तनों की स्थिति, आजादी के बाद से ही भारतीय पत्तन लगातार वृद्धि हो रही है, इनकी तरक्की हो रही है। आजादी से पहले इतनी तरक्की नहीं थी, अब उसके आजाद होने के बाद देश के बहुत तरक्की, इन बंदरगाह सी पोर्ट की तरक्की हो रही है। वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में भारतीय पत्तन के द्वारा विशाल मात्रा में जो बहुत सारा सामान घरेलू के साथ साथ विदेशी व्यापार भी किया जाता है। मतलब अपने देश में सामान लेने के लिए भी इन बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे देश में सामान भेजने के लिए और दूसरे देश से सामान मंगाने के लिए भी इन बंदरगाहों को इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर जो है ये बंदरगाह मॉडर्न स्ट्रक्चर से लैस है, मतलब मॉडर्न टाइप के, आधुनिक टाइप के हैं। इन पत्तनों के विकास एवं मॉडर्नाइजेशन की जिम्मेदारी सरकार पर थी, लेकिन जब काम इनमें बढ़ने लग गया और इन पत्तनों को, बंदरगाह को इंटरनेशनल लेवल में बनाने की जरूरत के हिसाब से, इनको आधुनिकीकरण के हिसाब से इनका प्राइवेटाइजेशन होने लग गया। आज भारतीय पत्तनों का नौभार, मतलब वजन निपटान की क्षमता 1951 में 20 मिलियन टन थी, जो 2016 में 837 मिलियन टन से ज्यादा बढ़ गई। तो भारत के अंदर बहुत सारे बंदरगाह हैं जिनसे सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो इस वाली पार्ट को भारत के पश्चिमी तट बोलते हैं और इस साइड को भारत के पूर्वी तट बोलते हैं। टोटल भारत में 13 बंदरगाह हैं, 6 इस साइड में पाए जाते हैं और 7 पूर्वी तट पर। ये पश्चिमी साइड में 6 बंदरगाह पाए जाते हैं और 7 बंदरगाह आपके पूर्वी साइड में है। ये पूर्वी साइड भारत की और ये पश्चिमी साइड। तो हम आपको इस वीडियो में पश्चिमी साइड के बंदरगाहों के बारे में बताएंगे। तो पश्चिमी साइड के बंदरगाह: कांदला पतन, मुंबई पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन, मारमा गांव पतन, न्यू मंगलोर पतन और कोची पतन। और इसके अलावा पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है वो आपके कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर, तुतीकोण, ये पूर्वी तट पर बंदरगाह पाए जाते हैं। इस वीडियो में आपको पश्चिमी तट के बंदरगाहों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कांदला पोर्ट बंदरगाह। तो कांदला गुजरात में पाया जाता है, ये इसकी लोकेशन है, ये कांदला बंदरगाह की लोकेशन है। ये कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है। तो ये कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर है, ये कच्छ की खाड़ी है, इसके मुहाने पर ये कांदला बंदरगाह पाया जाता है, पतन पाया जाता है। इस पतन का इस्तेमाल देश के पश्चिमी भाग, देश का जो पश्चिमी, ये पश्चिमी भाग है देश का पश्चिमी भाग, और उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कांदला मुंबई पतन पे एक्चुअली बहुत ज्यादा दबाव होने लग गया, बहुत ज्यादा सामान आने और जाने लग गया। इस दबाव को कम करने के लिए इस कांदला पतन को विकसित किया गया। तो इस पतन पे ज्यादातर क्या होता है, इस बंदरगाह पर क्या आता है, भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक खाद वगैरह इस
इस बंदरगाह पर आते हैं। तो वाडीनगर एक जगह है, वो भी इसके पास ही है, का एक एक टर्मिनल विकसित किया गया ताकि कांदला बंदरगाह पर दबाव को कम किया जा सके। कांदला बंदरगाह इसलिए बनाया गया था कि मुंबई बंदरगाह से दबाव कम हो सके, और जब कांदला बंदरगाह पर दबाव बढ़ने लग गया तो वाडीनगर में एक टर्मिनल बना दिया गया ताकि कांदला बंदरगाह पर दबाव कम हो सके। उसके बाद आता है आपका मुंबई पतन। तो कांदला बंदरगाह इधर पाया जाता है, और उसके बाद आता है आपका मुंबई, महाराष्ट्र के इधर समुद्र किनारे, क्योंकि जितने बंदरगाह होते हैं वो सब समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो कांदला और इसके बाद ये मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई पतन ये प्राकृतिक पतन है, ये देश का सबसे बड़ा पतन है। सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो आपका मुंबई है। तो ये देश का, इस पतन से देश से विदेशों को व्यापार होता है, ज्यादातर भाग संचालित होता है, जैसे आपके मध्य पूर्व, आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश, जैसे आपके यूरोप के जो देश हैं उनमें, और उत्तरी अफ्रीका के देश, और उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश, इन देशों से व्यापार के लिए मुंबई पतन बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं से सामान जाता है इन देशों पर, और वहां से सामान आता है इसी बंदरगाह के ऊपर सामान आता है। तो ये पतन जो है आपका बहुत बड़ा पतन है, लगभग 20 किलोमीटर लंबा है। आप समझ सकते हैं 20 किलोमीटर ये लंबा है, और 6 से 10 किलोमीटर ये पतन, मुंबई पतन चौड़ा है। इसके जो पीछे जो राज्य भारत के पाए जाते हैं वह है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान के कुछ भाग हैं जहां से सामान जो है इसमें आता है, और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी किया जाता है। उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू पतन। ये भी मुंबई के नजदीकी है, जवाहरलाल नेहरू पतन। इस पतन को नवा शेवा मुंबई में बनाया गया है। इसका निर्माण मुंबई पे फिर दबाव पड़ा तो एक और पतन का निर्माण कर दिया गया। तो मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए ये एक और पतन बनाया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। ये भारत का बहुत बड़ा कंटेनर पतन है। यहाँ कंटेनर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इस पतन के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू पतन पे, और बहुत बड़ा कंटेनर पतन है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका मरमा गांव पतन। मरमा गांव की लोकेशन ये देखते हैं, ये गोवा में है। ये आपकी लोकेशन है, गोवा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अंदर मरमा गांव पाया जाता है। चौथे नंबर का पतन है। ये गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस पतन का महत्व 1961 में बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया, जब इसे जापान में लोह एस के निर्यात के लिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा लोहा जापान को निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, को इसे पुनः स्थापित किया गया, दोबारा इसको चालू किया गया। इसके पृष्ठभाग जो पीछे के राज्य हैं, इसके कर्नाटक, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र हैं। ये जो इस पतन के पीछे जो राज्य पाए जाते हैं आपके कर्नाटक, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र है। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है न्यू मैंगलोर पतन। तो न्यू मैंगलोर पतन ये कर्नाटका में, ये कर्नाटक राज्य, इसके अंदर ये पतन स्थित है। इसे न्यू मैंगलोर पतन कहते हैं। ये भी लोह अयस्क के निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया। लोह अयस्क जो है, लोहा जो निकलता है जमीन से जो भारत के अंदर, उसे निर्यात करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पतन है। ये पतन भी उर्वरक, खाद, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल जो दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं, और काफी, चाय जो हमारे देश से दूसरे देश में जाती है, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट, पत्थर, शीरा, सभी चीजों का ये आयात निर्यात करता है। कुछ चीजें बाहर से इस पे आती है और कुछ चीजें इस पतन से दूसरे देशों पे जाती है। और इसके पीछे जो प्रदेश पाया जाता है भारत का, वो कर्नाटका है, क्योंकि ये कर्नाटका में ही स्थित पतन है। उसके बाद आता है आपका कोच्चि पतन आपका केरला में है। ये इसकी लोकेशन है, ये कोच्चि पतन है। इसे अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अरब सागर है, और अरब सागर के इसको जो है अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से कोच्चि पतन को जाना जाता है। ये पतन एक प्राकृतिक पतन है। ये पतन जो है, सबसे खास बात है कि ये श्रीलंका के नजदीक है, ये श्रीलंका है, और श्रीलंका, और ये इस रास्ते से इस पतन का इस्तेमाल होता है। कोलंबो इधर है, श्रीलंका की राजधानी है, और यहां से, और स्वेज नहर का रास्ता, ये रूट है, इधर से आप स्वेज नहर की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक पतन है, स्वेज कोलंबो मार्ग पर स्थित है।
आपका कौन सा कोच्चि पतन, और ये पतन केरल, केरल आपका ये है, और आपका दक्षिणी कर्नाटक, कर्नाटक ये है इसका दक्षिणी भाग, और आपका दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु, और तमिलनाडु के इसके जरूरतों को पूरा करता है। तो ये आपको 6 पतन के बारे में हमने बताया जो भारत के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, और बाकी के 7 पतन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।